हेलो फ्रेंड्स, बुक डार्क रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ थिंकिंग बाय टॉमस अब्रू। यह किताब हमारे सोचने के तरीके को बदलकर हमारी जिंदगी, फैसलों और परिणामों की दिशा बदलने की ताकत के बारे में है। देखिए यार, लेखक शुरुआत में ही एक बहुत सीधी लेकिन थोड़ा चुभने वाली बात कहता है कि हमारी जिंदगी जैसी दिखती है वैसी असल में नहीं होती, बल्कि जैसी हम सोचते हैं वैसी बनती चली जाती है। सुनने में यह लाइन घिसी पिटी लग सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो हर मोटिवेशनल वीडियो में सुना है, लेकिन टॉमस अब्रू यहीं रुकते नहीं हैं। वह पूछते हैं कि अगर सच में सोच इतनी ताकतवर है तो फिर ज्यादातर लोग वही जिंदगी क्यों जी रहे हैं जो उन्हें पसंद नहीं है। यही सवाल किताब के पहले हिस्से की रीढ़ है। लेखक साफ कहते हैं कि समस्या सोच की ताकत में नहीं, बल्कि हमारी अनजानी, बिखरी और बिना दिशा की सोच में है। हम सोचते तो हैं, लेकिन होश में नहीं सोचते। यहां लेखक एक बहुत अहम लाइन लिखते हैं, योर माइंड इज ऑलवेज वर्किंग, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज वर्किंग अगेंस्ट यू। इसका मतलब यह नहीं कि दिमाग हमारा दुश्मन है, बल्कि यह कि हम उसे ट्रेन ही नहीं करते। जैसे कोई घोड़ा हो और आपने उसकी लगाम किसी और के हाथ में दे दी हो। अब जरा ईमानदारी से खुद से पूछिए, दिन भर में आपके दिमाग में कितने ख्याल आते हैं और उनमें से कितने ख्याल आपने खुद चुने होते हैं। ज्यादातर नहीं चुने होते। वे आदत से आते हैं, डर से आते हैं, पुराने अनुभवों से आते हैं और दूसरों की राय से आते हैं। टॉमस अब्रू पहले अध्याय में यह समझाने की कोशिश करते हैं कि सोच कोई जादू नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है। वह कहते हैं कि हर रिजल्ट से पहले एक सोच होती है, हर सोच से पहले एक विश्वास होता है, और हर विश्वास कहीं न कहीं किसी पुराने अनुभव, सुनी हुई बात या बार बार दोहराए गए विचार से बनता है। यहीं पर वह एक फ्रेमवर्क देते हैं। भले ही वह उसे भारी शब्दों में न कहें, लेकिन भाव साफ है कि सोच को बदलने के लिए सबसे पहले अपने अंदर चल रहे ऑटो पायलट को पहचानना होगा। मान लीजिए एक साधारण आदमी है, नाम रख लेते हैं रवि। रवि मेहनती है, सुबह से शाम तक काम करता है, लेकिन अंदर से हमेशा थका हुआ और चिड़चिड़ा रहता है। उसे लगता है कि जिंदगी उसके साथ फेयर नहीं है। जब भी कोई नया मौका दिखता है, उसके दिमाग में पहला ख्याल आता है, मेरे बस का नहीं है। अब ध्यान दीजिए, यह ख्याल रवि ने सोच समझकर नहीं चुना, यह अपने आप आया। लेखक कहते हैं कि यही वो जगह है जहां खेल बिगड़ता है, क्योंकि दिमाग उस ख्याल को सच मान लेता है और फिर वैसा ही व्यवहार करवाता है। यहां टॉमस अब्रू एक और पंक्ति लिखते हैं, थॉट्स रिपीटेड इनफ टाइम्स बिकम बिलीफ्स एंड बिलीफ्स क्रिएट रियलिटी। इसका भाव यह है कि कोई भी सोच शुरू में सच नहीं होती, लेकिन जब आप उसे बार बार बिना सवाल किए मान लेते हैं तो वह आपकी हकीकत बन जाती है। अब जरा सोचिए, अगर आप रोज अपने आप से कह रहे हैं कि आप कमजोर हैं, भाग्य खराब है या सिस्टम गड़बड़ है, तो दिमाग उसी के हिसाब से रास्ते खोजेगा। पहले अध्याय का सबसे जरूरी हिस्सा यह है कि लेखक हमें दोष देना बंद करवाना चाहते हैं। वह साफ कहते हैं कि जब तक हम यह मानते रहेंगे कि हमारी हालत की वजह बाहर की चीजें हैं, तब तक सोच की ताकत हमारे किसी काम की नहीं। यह बात थोड़ी कड़वी है और यहीं पर कई लोगों को गुस्सा आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि गरीबी, माहौल, परिवार, यह सब क्या कोई मायने नहीं रखते। लेखक कहते हैं, रखते हैं, लेकिन वे अंतिम फैसला नहीं करते। अंतिम फैसला यह करता है कि आप उन परिस्थितियों के बारे में क्या सोचते हैं और उसके बाद क्या करते हैं। व्यावहारिक रूप से लेखक पहले अध्याय में एक सरल अभ्यास सुझाते हैं, जिसे वह भारी नाम नहीं देते। वह कहते हैं कि अगले कुछ दिनों तक अपने ख्यालों को पकड़ने की कोशिश करो। जब भी कोई नेगेटिव या सीमित करने वाला ख्याल आए, उसे दबाओ मत, बस नोटिस करो। जैसे ही ख्याल आए, अपने मन में कहो, अच्छा, यह एक सोच है, सच नहीं। यह छोटा सा फर्क दिमाग को थोड़ा सा स्पेस देता है। यही स्पेस आगे चलकर बदलाव की जगह बनता है। एक आम गलती की भी बात होती है, जो लेखक खास तौर पर बताते हैं। वह कहते हैं कि लोग सोच बदलने का मतलब यह समझ लेते हैं कि बस पॉजिटिव बातें बोलनी हैं।
लेकिन अगर अंदर विश्वास वही पुराना है तो झूठी पॉजिटिविटी काम नहीं करती। जैसे कोई अंदर से डरा हुआ हो और ऊपर से कहे कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं। दिमाग जानता है कि यह झूठ है। इसलिए लेखक पहले अध्याय में जोर देते हैं कि ईमानदारी से अपनी सोच को देखो, उसे समझो और फिर धीरे धीरे उसे चुनौती दो। रवि की कहानी में भी यही मोड़ आता है। जब वह पहली बार यह पकड़ता है कि मेरे बस का नहीं है, सिर्फ एक पुरानी सोच है, कोई नियम नहीं, तब उसे अजीब सा डर भी लगता है और थोड़ी राहत भी। डर इसलिए कि अगर यह सच नहीं है तो जिम्मेदारी उसी की बनती है। राहत इसलिए कि शायद कुछ बदला जा सकता है। यही भावनात्मक द्वंद्व लेखक जानबूझकर पाठक के अंदर जगाते हैं, क्योंकि बदलाव यहीं से शुरू होता है। टॉमस अब्रू यह भी कहते हैं कि सोच बदलना एक दिन का काम नहीं है, यह ट्रेनिंग है, जैसे मसल्स की। पहले दिन भारी लगता है, मन भटकता है और कई बार लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप लगातार अपनी सोच को देखना और चुनना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे दिमाग नए रास्ते बनाता है। विज्ञान की भाषा में इसे न्यूरल पाथवे कहते हैं, लेकिन लेखक इसे आसान शब्दों में कहते हैं कि दिमाग वही रास्ता पकड़ता है जिस पर बार बार चलाया जाए। पहले अध्याय के अंत की तरफ आते आते एक बहुत शांत लेकिन गहरी बात कही जाती है कि आप अपनी हर सोच कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप यह चुन सकते हैं कि किस सोच पर यकीन करना है। यह बात सुनने में छोटी है, लेकिन अगर इसे सच में समझ लिया जाए तो इंसान अंदर से थोड़ा हल्का हो जाता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। रवि अब हर ख्याल पर तुरंत भरोसा नहीं करता। जब डर आता है वह रुक कर देखता है। कभी कभी वह फिर भी पीछे हट जाता है, लेकिन अब उसे यह पता है कि यह उसकी सीमा नहीं, उसकी सोच की आदत है। यह छोटी सी जीत है, लेकिन असली यात्रा की शुरुआत भी यही है। और यहीं पर लेखक कहानी को ऐसे मोड़ पर छोड़ते हैं कि मन में सवाल उठता है, अगर सोच को पहचाना जा सकता है तो क्या उसे बदला भी जा सकता है पूरी तरह? यही सवाल अगले हिस्से की नींव बनता है और जिज्ञासा को जिंदा रखता है। अब जरा यार, यहीं से बात थोड़ी और गहरी हो जाती है। पहले हिस्से में लेखक ने हमें यह दिखाया था कि सोच अपने आप चलती है और ज्यादातर समय हमारे खिलाफ काम करती है। दूसरे हिस्से में टॉमस अब्रू सीधे उस जगह पर हाथ रखते हैं जहां अक्सर लोग रुक जाते हैं। वह कहते हैं कि सोच को पहचान लेना जरूरी है, लेकिन काफी नहीं। असली खेल यहां से शुरू होता है कि जो सोच हमें नुकसान पहुंचा रही है उसे हम बदलें कैसे। और यहीं पर ज्यादातर लोग या तो कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर हिम्मत हार देते हैं। लेखक एक बहुत सच्ची बात कहते हैं कि इंसान अपनी सोच से इतना जुड़ा होता है कि उसे लगता है वही सच है। सोच और सच के बीच फर्क करना आसान नहीं होता। इसी को समझाने के लिए वह लिखते हैं, यू डोंट सी द वर्ल्ड एज इट इज, यू सी इट एज यू आर। इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया झूठी है, बल्कि यह कि हमारी सोच एक फिल्टर की तरह काम करती है। वही फिल्टर तय करता है कि हम क्या नोटिस करेंगे, क्या अनदेखा करेंगे और किस बात से डरेंगे। अब जरा रवि को ही याद करें। पहले वह हर मौके को खतरे की तरह देखता था। उसे लगता था कि गलती हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। लेखक बताते हैं कि यह सोच अचानक पैदा नहीं हुई, यह सालों की कंडीशनिंग का नतीजा है। बचपन में डांट, असफलता पर ताने, समाज की तुलना और बार बार सुनी हुई बातें जैसे हमारे बस का नहीं है, ये सब मिलकर दिमाग में एक स्थायी पैटर्न बना देते हैं। लेखक इसे सोच की जड़ कहते हैं। जब तक जड़ को नहीं समझोगे, ऊपर की टहनियां काटने से कुछ नहीं बदलेगा। यहां टॉमस अब्रू एक बहुत काम की तकनीक बताते हैं, लेकिन वह उसे भारी नाम नहीं देते। वह बस कहते हैं कि जब भी कोई सोच आए, खुद से 3 सवाल पूछो। पहला, यह सोच आई कहां से? दूसरा, क्या यह हमेशा सच रही है? और तीसरा, अगर मैं इस सोच पर यकीन न करूं तो क्या होगा? सुनने में आसान है, लेकिन जब आप सच में यह करने बैठते हैं तो दिमाग थोड़ा हिलता है, क्योंकि पहली बार आप सोच को जज कर रहे होते हैं, उसके गुलाम नहीं बन रहे होते। लेखक एक लाइन लिखते हैं जो यहां बहुत मायने रखती है, अवेयरनेस इज द बिगिनिंग ऑफ कंट्रोल।
इसका भाव यह है कि जब तक आपको पता ही नहीं कि दिमाग में क्या चल रहा है, तब तक आप कुछ बदल नहीं सकते। जागरूकता कोई जादुई शक्ति नहीं है, यह बस देखने की आदत है। रवि जब यह अभ्यास शुरू करता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी कई सोचें डर से नहीं बल्कि आदत से आती हैं। जैसे सुबह उठते ही यह मान लेना कि आज का दिन भी भारी होगा। लेखक बताते हैं कि दिमाग भविष्य को अतीत के आधार पर बनाता है। अगर कल मुश्किल था तो दिमाग मान लेता है कि आज भी वैसा ही होगा। यह दिमाग का तरीका है एनर्जी बचाने का, लेकिन इंसान के लिए यह जाल बन जाता है। दूसरे हिस्से में लेखक एक और बड़ी गलतफहमी तोड़ते हैं। वह कहते हैं कि सोच बदलने का मतलब यह नहीं कि नेगेटिव सोच खत्म हो जाएगी। डर, शक, चिंता ये सब इंसान होने का हिस्सा है। असली फर्क यह है कि आप इन सोचों को कितना सीरियस लेते हैं। वह साफ कहते हैं कि मजबूत इंसान वह नहीं है जिसके दिमाग में डर नहीं आता, बल्कि वह है जो डर के बावजूद सोच को चुन सकता है। यहां एक और पंक्ति आती है जो दिल में उतर जाती है। यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर द वन हु ऑब्जर्व्स देम। इसका मतलब समझने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जब समझ आता है तो भारीपन कम हो जाता है, जैसे कोई आपके कंधे से बोझ हटा दे। लेखक समझाते हैं कि सोच बादल की तरह है, आती है, जाती है, लेकिन हम अक्सर बादल को ही आसमान मान लेते हैं। व्यावहारिक तौर पर लेखक यहां एक और अभ्यास सुझाते हैं। वह कहते हैं कि दिन में एक बार 5 मिनट शांति से बैठो और बस ख्यालों को आने दो। उन्हें ठीक करने की कोशिश मत करो, बस देखो, जैसे कोई सड़क किनारे खड़ा होकर ट्रैफिक देख रहा हो। शुरू में यह बहुत अजीब लगेगा, दिमाग बार बार भागेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको यह फर्क दिखने लगेगा कि आप सोच नहीं हैं, आप सोच को देखने वाले हैं। यही फर्क आगे चलकर बहुत बड़ा बदलाव बनता है। रवि के लिए यह अभ्यास आसान नहीं था। पहले ही दिन उसे लगा कि उसका दिमाग कभी चुप नहीं होता। उसे झुंझलाहट हुई, गुस्सा आया और उसने खुद को कमजोर भी महसूस किया। लेखक यहीं पर पाठक को संभालते हैं और कहते हैं कि यही अनुभव सही दिशा का संकेत है, क्योंकि जब आप पहली बार अवेयर होते हैं तो गंदगी साफ दिखने लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि गंदगी बढ़ गई है, बल्कि यह कि अब आप देख पा रहे हैं। दूसरे हिस्से में लेखक यह भी बताते हैं कि सोच को बदलने में सबसे बड़ी रुकावट हमारा अहंकार होता है। हमें यह मानने में तकलीफ होती है कि हम गलत सोच सकते हैं, लेकिन जब तक यह स्वीकार नहीं करेंगे तब तक कोई नई सोच अंदर जगह नहीं बना पाएगी। वह कहते हैं कि विनम्रता सोच की ट्रेनिंग का पहला कदम है। एक आम गलती की ओर भी इशारा किया जाता है। लोग सोच बदलने की कोशिश में खुद से लड़ने लगते हैं। नेगेटिव ख्याल आते ही खुद को डांटते हैं। लेखक कहते हैं कि यह तरीका उल्टा असर करता है। दिमाग दबाव में और ज्यादा वही सोच पैदा करता है। सही तरीका यह है कि सोच को सुना जाए, समझा जाए और फिर धीरे से छोड़ा जाए। रवि अब यह सीख रहा है कि हर सोच को सच मानना जरूरी नहीं। कभी कभी वह फिर पुराने पैटर्न में फिसल जाता है, लेकिन अब उसे यह पता है कि वह फिसलन ही पूरी सच्चाई नहीं है। यह समझ उसे थोड़ी स्थिरता देती है। दूसरे हिस्से के अंत में टॉमस अब्रू एक बहुत गहरी लेकिन शांत बात कहते हैं कि जब आप अपनी सोच से थोड़ी दूरी बना लेते हैं तो आपके पास चुनाव करने की आजादी आती है, और आजादी ही असली ताकत है। अब सवाल यह नहीं रहता कि सोच आएगी या नहीं, सवाल यह होता है कि आप किस सोच के साथ चलेंगे। यही सवाल आगे के हिस्से में और भी व्यावहारिक रूप लेने वाला है, क्योंकि पहचान और दूरी के बाद अगला कदम है सोच को जानबूझकर दिशा देना, और वहीं से असली परिवर्तन की यात्रा शुरू होती है। अब यहां से किताब का टोन थोड़ा बदलता है। पहले 2 हिस्सों में लेखक ने हमें आईना दिखाया था। सोच क्या है, कैसे अपने आप चलती है और हम उससे चिपक जाते हैं। तीसरे हिस्से में टॉमस अब्रू थोड़ा सख्त भी होते हैं, लेकिन वह सख्ती किसी गुरु की तरह है जो जानता है कि अब शिष्य तैयार है। वह कहते हैं कि अगर आप सिर्फ सोच को देखते रह गए और उसे दिशा नहीं दी तो आप आधे रास्ते पर ही अटक जाओगे। असली ताकत तब आती है जब आप जानबूझकर अपनी सोच को ट्रेन करना शुरू करते हैं। लेखक साफ कहते हैं
कि दिमाग खाली जगह पसंद नहीं करता। अगर आप पुरानी सोच हटाते हैं और उसकी जगह कुछ नहीं रखते, तो वही पुरानी सोच और जोर से वापस आएगी। वह एक लाइन लिखते हैं जो यहां बहुत मायने रखती है। द माइंड नीड्स डायरेक्शन, अदरवाइज इट विल रिटर्न टू वॉट इज फैमिलियर। इसका मतलब यह है कि सोच को छोड़ना काफी नहीं, उसे नई दिशा देना जरूरी है। अब जरा रवि की हालत देखिए। उसने यह तो सीख लिया कि हर डर सच नहीं होता, लेकिन अब उसके सामने एक नया सवाल है, तो फिर मैं सोचूं क्या? यहीं पर लेखक एक बहुत व्यावहारिक फ्रेमवर्क देते हैं। वह कहते हैं कि सोच को बदलने की शुरुआत बड़े सपनों से नहीं, छोटे सवालों से होती है। जैसे, अगर यह सोच गलत है तो एक थोड़ा बेहतर विचार क्या हो सकता है? ध्यान दीजिए, वह यह नहीं कहते कि सबसे पॉजिटिव सोचो। वह कहते हैं थोड़ा बेहतर, क्योंकि दिमाग अचानक बड़ी छलांग नहीं लगाता, वह छोटे कदमों से चलता है। टॉमस अब्रू यहां एक और अहम बात बताते हैं कि सोच और भावना अलग नहीं है। जो सोच होगी वही भावना पैदा करेगी, और वही भावना आपके एक्शन को तय करेगी। इसलिए अगर आप सिर्फ एक्शन बदलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सोच वही है, तो आप थक जाएंगे। लेखक इसे ऐसे समझाते हैं जैसे कोई गाड़ी है जिसमें ब्रेक लगा हुआ है और आप एक्सीलरेटर दबा रहे हैं। बाहर से लगेगा कि गाड़ी चल रही है, लेकिन अंदर सब घिस रहा है। यहां वह एक बहुत सटीक पंक्ति लिखते हैं, इमोशन फॉलोज थॉट, नॉट द अदर वे अराउंड। इसका भाव यह है कि हम अक्सर कहते हैं मूड ठीक नहीं है, इसलिए सोच गलत है। लेकिन लेखक कहते हैं कि पहले सोच आती है, फिर मूड बनता है। अगर यह समझ में आ जाए तो इंसान खुद को थोड़ा ज्यादा समझदारी से संभालने लगता है। व्यावहारिक तौर पर तीसरे हिस्से में लेखक एक अभ्यास सुझाते हैं जिसे वह सोच की फ्रेमिंग कहते हैं, लेकिन आसान शब्दों में समझाते हैं। वह कहते हैं कि जब भी कोई सीमित करने वाली सोच आए, उसे पूरी तरह नकारो मत, बस उसे थोड़ा मोड़ दो। जैसे, मैं इसमें फेल हो जाऊंगा की जगह मुझे अभी नहीं पता कि यह कैसे करना है। फर्क छोटा है, लेकिन असर बड़ा है। पहली सोच दरवाजा बंद करती है, दूसरी सोच दरवाजा खुला रखती है। रवि के लिए यह अभ्यास बहुत अजीब था। उसे लगा कि वह खुद को बेवकूफ बना रहा है, लेकिन लेखक पहले से ही इस रेजिस्टेंस के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि दिमाग नई सोच का विरोध करेगा, क्योंकि नई सोच अनजानी है और दिमाग अनजाने से डरता है। यह डर असफलता का नहीं, बल्कि नियंत्रण खोने का डर होता है। यहां टॉमस अब्रू एक और गहरी बात कहते हैं, योर ब्रेन वैल्यूज फेमिलियरिटी ओवर ट्रूथ। मतलब दिमाग को सच से ज्यादा आराम चाहिए। जो सोच पुरानी है, भले ही नुकसानदेह हो, दिमाग उसे सुरक्षित मानता है। इसलिए नई सोच अपनाने में शुरुआत में बेचैनी होना बिल्कुल सामान्य है। लेखक पाठक को यहां आश्वस्त करते हैं कि अगर असहजता महसूस हो रही है, तो इसका मतलब आप सही दिशा में जा रहे हैं। तीसरे हिस्से में एक और आम गलती की बात होती है। लोग सोच बदलते वक्त खुद से बहुत बड़ी उम्मीदें रखने लगते हैं। 2 दिन पॉजिटिव सोचा और फिर तीसरे दिन पुरानी सोच आ गई, तो खुद को फेल मान लेते हैं। लेखक कहते हैं कि यह सोच बदलने की प्रक्रिया को ही नुकसान पहुंचाता है। वह समझाते हैं कि सोच की ट्रेनिंग लीनियर नहीं होती, कभी आगे कभी पीछे। लेकिन ट्रेंड अगर सही है तो बदलाव हो रहा है। रवि अब यह नोटिस करने लगा है कि जब वह अपनी सोच को थोड़ा बेहतर दिशा देता है, तो उसके व्यवहार में भी हल्का सा फर्क आता है। वह पूरी तरह निडर नहीं हो गया, लेकिन पहले जितना जकड़ा हुआ भी नहीं है। छोटी छोटी कोशिशें उसे यह भरोसा देती हैं कि सोच सच में कुछ बदल रही है। इस हिस्से के अंत में लेखक एक बहुत शांत लेकिन मजबूत बात कहते हैं कि आप अपनी सोच को जबरदस्ती कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे रोज थोड़ा थोड़ा प्रशिक्षित कर सकते हैं। और यही रोज का छोटा अभ्यास आगे चलकर आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर सोच को दिशा दी जा सकती है, तो क्या उसे स्थिर भी किया जा सकता है? क्योंकि एक दिन सही सोच लेना काफी नहीं, उसे बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। यही सवाल अगले हिस्से में हमें और गहराई में ले जाने वाला है। अब देखिए, यहीं पर टॉमस अब्रू बात को एक और लेवल पर ले जाते हैं।
पहले हिस्सों में हमने यह समझा कि सोच क्या है, उसे पहचानना कैसे है, और फिर उसे धीरे धीरे नई दिशा कैसे देनी है। चौथे हिस्से में लेखक कहते हैं कि सोच को दिशा देना एक शुरुआत है, लेकिन असली चुनौती है उस सोच को टिकाए रखना। क्योंकि सच यह है यार, सही सोच एक बार आ जाए तो भी वह अपने आप नहीं रहती। दुनिया, लोग, हालात सब मिलकर उसे हिलाने की कोशिश करते रहते हैं। लेखक साफ कहते हैं कि ज्यादातर लोग यहां आकर टूटते हैं। शुरू में उन्हें लगता है कि अब सब समझ आ गया है, अब जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन जैसे ही पहला झटका लगता है, कोई रिजेक्शन, कोई नुकसान, कोई आलोचना, पुरानी सोच वापस सिर उठा लेती है। टॉमस अब्रू इसे बहुत ईमानदारी से कहते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ थॉट इज हार्डर देन चेंजिंग थॉट। यानी सोच बदलना आसान है, लेकिन उसे लगातार बनाए रखना मुश्किल है। अब जरा रवि को फिर से देखिए। कुछ हफ्तों से वह अपनी सोच पर काम कर रहा है, खुद से बेहतर सवाल पूछ रहा है, डर को पूरी सच्चाई नहीं मान रहा। लेकिन एक दिन ऑफिस में उसका आइडिया रिजेक्ट हो जाता है। वही पुरानी आवाज फिर लौट आती है, देखा, मैंने कहा था ना, मेरे बस का नहीं है। लेखक कहते हैं कि यही वह पल है जहां असली ट्रेनिंग शुरू होती है। क्योंकि सोच का टेस्ट तब नहीं होता जब सब ठीक चल रहा हो, सोच का टेस्ट तब होता है जब हालात उल्टे हों। यहां टॉमस अब्रू एक बहुत गहरी बात कहते हैं, योर एनवायरनमेंट विल चैलेंज एवरी न्यू बिलीफ यू क्रिएट। इसका मतलब यह है कि जैसे ही आप अंदर कुछ बदलते हैं, बाहर की दुनिया उसे परखने लगती है। यह सजा नहीं है, यह प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन अगर आप यह बात नहीं समझते तो आप खुद को ही दोष देने लगते हैं। चौथे हिस्से में लेखक जोर देते हैं कि सोच को स्थिर रखने के लिए रूटीन की जरूरत होती है। वह कहते हैं कि दिमाग भावनाओं से ज्यादा आदतों से चलता है। अगर आप हर दिन अपनी सोच को याद नहीं दिलाते कि उसे किस दिशा में जाना है, तो वह फिर से पुराने रास्ते पर लौट आएगा। इसलिए वह छोटे छोटे मानसिक रिचुअल्स की बात करते हैं। भारी भरकम कुछ नहीं, बस रोज का एक छोटा सा रिव्यू। व्यावहारिक तौर पर लेखक एक सरल अभ्यास बताते हैं। दिन के अंत में खुद से 3 सवाल पूछो। आज मैंने किस सोच को चुना, कहां मैं पुरानी सोच में फिसला, और अगर कल वही स्थिति आए तो मैं थोड़ा अलग क्या कर सकता हूं। लेखक कहते हैं कि यह सवाल खुद को जज करने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को ट्रेन करने के लिए है। फर्क बहुत बड़ा है। यहां एक और अहम लाइन आती है, रिफ्लेक्शन टर्न्स एक्सपीरियंस इनटू विजडम। इसका भाव यह है कि बिना सोचे समझे जी गई जिंदगी बस घटनाओं की लिस्ट बनकर रह जाती है। लेकिन जब आप रोज थोड़ा रुककर सोचते हैं, तो वही घटनाएं सीख बन जाती हैं। रवि जब यह करने लगता है, तो उसे एक बात साफ दिखने लगती है। वह यह कि वह पूरी तरह फेल नहीं हो रहा था, बस उसे अपने छोटे सुधार दिख नहीं रहे थे। पहले वह हर गलती को सबूत मानता था कि वह गलत है। अब वह गलती को डेटा की तरह देखने लगा है। लेखक कहते हैं कि यही सोच का परिपक्व होना है। चौथे हिस्से में टॉमस अब्रू यह भी बताते हैं कि सोच को स्थिर रखने में सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा भावनात्मक रिएक्शन। जैसे ही कुछ बुरा होता है, हम तुरंत निष्कर्ष निकाल लेते हैं। लेखक इसे इमोशनल शॉर्टकट कहते हैं। दिमाग जल्दी से कहानी बना लेता है ताकि अनिश्चितता खत्म हो जाए। लेकिन यह शॉर्टकट अक्सर गलत दिशा में ले जाता है। एक और आम गलती की बात भी यहां होती है। लोग सोच को बनाए रखने के लिए खुद पर ज्यादा दबाव डालने लगते हैं। हर वक्त खुद को सही सोचने के लिए मजबूर करना। लेखक कहते हैं कि यह तरीका टिकाऊ नहीं है। सोच को स्थिर रखने का मतलब यह नहीं कि आप इंसान नहीं रहेंगे। बुरे दिन आएंगे, कमजोर पल आएंगे। फर्क बस इतना है कि अब आप वहीं रुकते नहीं हैं। रवि अब यह सीख रहा है कि एक खराब दिन पूरी कहानी नहीं होता। पहले जहां वह एक गलती से पूरे हफ्ते खुद को कोसता था, अब वह उसी दिन खुद से कह पाता है, आज मुश्किल था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब बेकार है। यह छोटा सा फर्क उसे अगली सुबह फिर से उठने की ताकत देता है। इस हिस्से के अंत में लेखक एक बहुत शांत लेकिन सच्ची बात कहते हैं कि मजबूत सोच का मतलब यह नहीं कि आप कभी टूटेंगे नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप टूटकर भी
खुद को दोबारा जोड़ना जानते हैं। सोच की स्थिरता किसी पत्थर की तरह सख्त होना नहीं है, बल्कि पानी की तरह लचीला होना है। और यहीं से एक नया सवाल पैदा होता है, अगर सोच को इतना लचीला बनाया जा सकता है, तो क्या वही सोच हमारी पहचान भी बदल सकती है? यही सवाल अगले हिस्से में हमें सोच और पहचान के गहरे रिश्ते तक ले जाने वाला है। अब बात धीरे धीरे वहां पहुंचती है जहां यह किताब सिर्फ सोच बदलने की नहीं, बल्कि पहचान बदलने की किताब बन जाती है। टॉमस अब्रू यहां एक बहुत संवेदनशील लेकिन सच्ची बात उठाते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी सोच बदलने से इसलिए डरते हैं क्योंकि सोच के साथ साथ उनकी पहचान भी हिलने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सोच बदलने से पहचान कैसे बदल सकती है। लेखक कहते हैं कि आप अपने बारे में जो कहानी खुद को सुनाते आए हैं, वही आपकी पहचान बन जाती है। और जब सोच बदलती है तो वह कहानी भी सवालों के घेरे में आ जाती है। वह एक लाइन लिखते हैं जो यहां दिल के बीचों बीच लगती है, योर आइडेंटिटी इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ थॉट्स यू केप्ट बिलीविंग। इसका मतलब यह है कि आप जो खुद को मानते हैं वह कोई पत्थर पर लिखा हुआ सच नहीं है। वह उन विचारों का जोड़ है जिन्हें आपने सालों तक बिना सवाल किए स्वीकार किया है। यह बात सुनकर थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि अगर यह सच है तो इसका मतलब यह भी है कि हम खुद को जितना पक्का समझते हैं उतने पक्के नहीं हैं। रवि यहां आकर अटकता है, क्योंकि जब उसकी सोच बदलने लगती है तो उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन आता है। पहले उसे पता था कि वह कौन है, एक साधारण आदमी, सीमित मौके, औसत जिंदगी। उस पहचान में दर्द था, लेकिन एक तरह की सुरक्षा भी थी। अब जब वह खुद से कहता है कि शायद मैं उतना सीमित नहीं हूं, तो उसके सामने एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। अगर मैं वो नहीं हूं जो मैं खुद को मानता था, तो फिर मैं हूं कौन? टॉमस अब्रू कहते हैं कि यही वह असहज जगह है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि पुरानी पहचान चाहे दुखद हो, लेकिन जानी पहचानी होती है। नई पहचान अनजानी होती है और दिमाग अनजाने से डरता है। लेखक इसे बहुत सरल शब्दों में कहते हैं कि दिमाग बदलाव से नहीं, अनिश्चितता से डरता है। यहां वह एक और महत्वपूर्ण पंक्ति लिखते हैं, पीपल डोंट रेजिस्ट चेंज, दे रेजिस्ट लूजिंग हु दे थिंक दे आर। इसका भाव यह है कि जब आप किसी को बदलने के लिए कहते हैं, तो असल में आप उससे उसकी पुरानी पहचान छोड़ने को कह रहे होते हैं। और यह काम आसान नहीं है। व्यावहारिक रूप से इस हिस्से में लेखक एक बहुत जरूरी बदलाव सुझाते हैं। वह कहते हैं कि खुद को लेबल्स में मत बांधो। जैसे मैं ऐसा ही हूं, मैं हमेशा से ऐसा रहा हूं, मेरे साथ ऐसा ही होता है। लेखक कहते हैं कि ये वाक्य सोच नहीं है, ये जेल है। क्योंकि जैसे ही आप खुद को किसी लेबल में बांध लेते हैं, आप दिमाग को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। रवि को यह बात बहुत चुभती है। उसे एहसास होता है कि वह खुद को कितनी बार एक ही लाइन में बांध लेता था। मैं रिस्क लेने वाला आदमी नहीं हूं, मैं लीडर नहीं हूं, मैं बोलने में कमजोर हूं। लेखक कहते हैं कि यह सब पहचान की भाषा है, सोच की नहीं। और पहचान की भाषा सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वह बदलाव की संभावना ही खत्म कर देती है। टॉमस अब्रू यहां एक छोटा लेकिन गहरा अभ्यास बताते हैं। वह कहते हैं कि जब भी आप खुद के बारे में कोई पक्की बात बोलने लगें, तो उसमें अभी जोड़कर देखो। जैसे मैं इसमें अच्छा नहीं हूं की जगह मैं इसमें अभी अच्छा नहीं हूं। फर्क बहुत छोटा है, लेकिन दिमाग के लिए यह फर्क आजादी का दरवाजा खोल देता है, क्योंकि अभी भविष्य की गुंजाइश छोड़ देता है। एक और पंक्ति आती है जो यहां बहुत ताकतवर है, द मोमेंट यू डिफाइन योरसेल्फ यू लिमिट योरसेल्फ। इसका मतलब यह नहीं कि आत्म पहचान गलत है, बल्कि यह कि कठोर पहचान खतरनाक है। लेखक कहते हैं कि स्वस्थ पहचान वह है जो बदलने को तैयार हो। रवि अब यह नोटिस करने लगता है कि जैसे जैसे वह खुद को नए तरीकों से सोचने देता है, वैसे वैसे उसके व्यवहार में भी बदलाव आने लगता है। वह अब भी डरता है, लेकिन अब डर उसे पूरी तरह रोक नहीं पाता, क्योंकि अब उसकी पहचान यह नहीं रह गई कि मैं डरपोक हूं, बल्कि यह बन रही है कि मैं डर के बावजूद सीखने वाला इंसान हूं। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म है, लेकिन अंदर से बहुत बड़ा है।
इस हिस्से में लेखक यह भी बताते हैं कि पहचान बदलने की प्रक्रिया में पुराने लोग, पुराना माहौल और पुरानी आदतें सबसे बड़ी चुनौती बन जाती हैं, क्योंकि वे आपको उसी पुराने रूप में देखना चाहते हैं। जब आप बदलते हैं तो कुछ लोग असहज हो जाते हैं। लेखक यहां पाठक को पहले से तैयार करते हैं और कहते हैं कि अगर आप बदल रहे हैं और कोई असहज नहीं हो रहा, तो शायद बदलाव गहरा नहीं है। एक आम गलती की ओर भी इशारा किया जाता है। लोग नई पहचान बनाते वक्त दिखावे में फंस जाते हैं। बाहर से खुद को बदल हुआ दिखाने की कोशिश, लेकिन अंदर वही पुरानी सोच। लेखक कहते हैं कि असली पहचान चुपचाप बदलती है। वह शोर नहीं मचाती। वह रोज के छोटे फैसलों में दिखती है। रवि को अब यह समझ में आने लगता है कि पहचान कोई एक दिन में बदल जाने वाली चीज नहीं है। यह हर दिन चुनी गई सोच का नतीजा है। आज वह किस सोच पर भरोसा करता है, वही धीरे धीरे उसका स्वभाव बन जाती है, और वही स्वभाव आगे चलकर उसकी पहचान कहलाता है। इस हिस्से के अंत में टॉमस अब्रू बहुत शांति से लेकिन गहराई से कहते हैं कि आप अपनी पहचान को खोजते नहीं हैं, आप उसे गढ़ते हैं, हर दिन, हर फैसले के साथ। और यह गढ़ना तभी संभव है जब आप अपनी सोच के प्रति ईमानदार और जागरूक रहें। अब यहां एक नया और थोड़ा डरावना सवाल उठता है। अगर पहचान सोच से बनती है, तो क्या वही सोच हमारी किस्मत और परिणामों को भी तय करती है? यही सवाल हमें अगले हिस्से में सोच और वास्तविक परिणामों के सीधे रिश्ते तक ले जाने वाला है। अब यहां से बात और भी जमीन से जुड़ जाती है। टॉमस अब्रू अब सोच और पहचान की चर्चा से एक कदम आगे बढ़कर सीधा परिणामों पर आते हैं। वह कहते हैं कि सोच कोई हवा में तैरती फिलॉसफी नहीं है, उसका असर बहुत ठोस होता है। आप जो सोचते हैं वही आपके फैसलों में उतरता है, और वही फैसले मिलकर आपकी जिंदगी का रास्ता बनाते हैं। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, और यही ट्विस्ट ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। लेखक साफ कहते हैं कि परिणाम सीधे सोच से नहीं आते, वे सोच के साथ बने व्यवहार से आते हैं। यानी आप दिन भर बड़े बड़े विचार सोच सकते हैं, लेकिन अगर वे आपके छोटे फैसलों में नहीं दिखते तो कुछ नहीं बदलेगा। वह एक बहुत सटीक लाइन लिखते हैं, थिंकिंग शेप्स चॉइसेस एंड चॉइसेस शेप डेस्टिनी। इसका मतलब यह नहीं कि किस्मत कोई जादुई चीज है, बल्कि यह कि किस्मत रोज के छोटे चुनावों से बनती है। रवि की जिंदगी में भी अब यही स्टेज आता है। उसकी सोच पहले से थोड़ी साफ है, पहचान भी धीरे धीरे बदल रही है, लेकिन अब उसे खुद से यह सवाल करना पड़ रहा है कि इसका फायदा क्या दिख रहा है, क्योंकि अंदर बदलाव होने के बावजूद बाहर की जिंदगी अभी भी वैसी ही है। टॉमस अब्रू कहते हैं कि यही वह मोड़ है जहां लोग जल्दी हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सोच बदली, पहचान बदली, फिर भी रिजल्ट नहीं बदले। यहां लेखक एक बहुत अहम बात समझाते हैं। वह कहते हैं कि सोच बदलने का असर तुरंत बड़े परिणामों में नहीं, बल्कि पहले छोटे व्यवहार में दिखता है। जैसे आप थोड़ा अलग तरह से बात करने लगते हैं, थोड़ा अलग रिस्क लेते हैं, या थोड़ा देर तक टिके रहते हैं। ये छोटे बदलाव शुरुआत में नजर नहीं आते, लेकिन यही आगे चलकर बड़े नतीजों की नींव बनते हैं। वह एक और पंक्ति लिखते हैं, रिजल्ट्स लैग बिहाइंड बिहेवियर। इसका भाव यह है कि आपका व्यवहार आज बदलेगा, लेकिन उसके परिणाम कल या परसों नहीं दिखेंगे। और यहीं पर धैर्य की परीक्षा होती है, क्योंकि दिमाग तुरंत सबूत चाहता है। अगर सबूत नहीं मिला तो वह पुरानी सोच पर लौटने की कोशिश करता है। रवि के साथ भी यही होता है। वह अब मीटिंग में थोड़ा ज्यादा बोलने लगा है, अपने आइडिया रखने लगा है, लेकिन पहली बार में उसे तारीफ नहीं मिलती। पुरानी सोच फिर फुसफुसाती है, बेकार कोशिश है। लेखक यहां पाठक को चेतावनी देते हैं कि यह फुसफुसाहट असफलता का संकेत नहीं है, यह बस दिमाग की पुरानी आदत है जो कंट्रोल वापस लेना चाहती है। टॉमस अब्रू इस हिस्से में यह भी बताते हैं कि हम अक्सर गलत चीज को मापते हैं। हम सिर्फ अंतिम परिणाम देखते हैं, पैसा, पद, सफलता, लेकिन हम यह नहीं देखते कि हमारा रोज का व्यवहार कितना बदला है। लेखक कहते हैं कि अगर आप सोच बदलने की यात्रा में हैं, तो आपको अपने व्यवहार को ट्रैक करना चाहिए, न कि सिर्फ परिणाम को।
यहां एक व्यावहारिक सुझाव आता है। लेखक कहते हैं कि हर दिन के अंत में खुद से यह पूछो कि आज मैंने कौन सा छोटा काम किया जो पुरानी पहचान वाला इंसान नहीं करता। यह सवाल बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि यह आपको रिजल्ट नहीं, प्रोग्रेस दिखाता है, और प्रोग्रेस दिखेगी तो हिम्मत बनी रहेगी। एक और गहरी बात यहां सामने आती है। लेखक कहते हैं कि सोच बदलने के बाद सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब पुराने और नए व्यवहार के बीच टकराव होता है। जैसे एक हिस्सा आगे बढ़ना चाहता है और दूसरा हिस्सा सुरक्षा चाहता है। इस टकराव में थकान, कंफ्यूजन और गुस्सा आना बिल्कुल सामान्य है। इसे कमजोरी मत समझो। रवि अब कई बार थक जाता है। उसे लगता है कि पहले सब साफ था, कम से कम पहचान तो तय थी। अब वह न पूरी तरह पुराना है, न पूरी तरह नया। टॉमस अब्रू इस हालत को इन बिटवीन फेज कहते हैं, भले ही शब्द सीधे न बोले। वह कहते हैं कि यही वह फेज है जहां ज्यादातर लोग वापस लौट जाते हैं, क्योंकि यहां आराम नहीं है। लेकिन यही फेज असली बदलाव की पहचान है। लेखक यहां एक और सच्ची लाइन लिखते हैं, डिस्कम्फर्ट इज नॉट अ साइन ऑफ रॉन्ग डायरेक्शन, इट इज अ साइन ऑफ ग्रोथ। इसका मतलब यह है कि अगर सब कुछ आरामदायक लग रहा है तो शायद आप कुछ नया नहीं कर रहे। नई सोच, नया व्यवहार, इनका मतलब ही है कि दिमाग को मेहनत करनी पड़ेगी। इस हिस्से में एक आम गलती की बात भी होती है। लोग सोच बदलने के बाद खुद से परफेक्शन की उम्मीद करने लगते हैं। एक बार सही सोच आ गई तो अब कभी गलत फैसला नहीं होना चाहिए। लेखक कहते हैं कि यह उम्मीद अवास्तविक है। गलत फैसले होंगे, पीछे हटना होगा, लेकिन फर्क यह होगा कि अब आप वहीं अटकेंगे नहीं। रवि अब यह सीख रहा है कि हर रिजल्ट को अंतिम फैसला मानना जरूरी नहीं। पहले जहां वह एक असफल कोशिश को पूरी कहानी मान लेता था, अब वह उसे एक अध्याय की तरह देखने लगा है। यह बदलाव उसे अगली कोशिश के लिए थोड़ा और खुला बनाता है। इस हिस्से के अंत में टॉमस अब्रू बहुत ठहराव के साथ कहते हैं कि जब आपकी सोच और व्यवहार एक दिशा में चलने लगते हैं तो परिणाम देर से सही, लेकिन बदलते जरूर हैं। सवाल बस इतना है कि क्या आप उस देरी को सहने के लिए तैयार हैं, क्योंकि असली परीक्षा यही है। और यहीं से अगला सवाल जन्म लेता है। अगर परिणाम आने में समय लगता है तो उस समय के दौरान खुद को टूटने से कैसे बचाया जाए। यही सवाल अगले हिस्से में हमें सोच और धैर्य के गहरे रिश्ते तक ले जाने वाला है। अब यार, यहां आकर बात बहुत इंसानी हो जाती है। अब यह सिर्फ सोच, पहचान या व्यवहार की चर्चा नहीं रहती, बल्कि उस इंतजार की बात होती है जो हर बदलाव के बीच खड़ा रहता है। क्योंकि सच पूछो तो ज्यादातर लोग सही दिशा इसलिए नहीं छोड़ते कि रास्ता गलत है, बल्कि इसलिए कि रास्ता लंबा है, और इस लंबे रास्ते में सबसे भारी चीज होती है वीर्य। अब तक रवि ने बहुत कुछ बदला है। सोच पहले से साफ है, फैसले थोड़े बेहतर हैं, व्यवहार में भी फर्क दिखने लगा है। लेकिन बाहर की दुनिया अभी भी वैसी ही है। वही नौकरी, वही चुनौतियां, वही सीमाएं। और यहीं पर दिमाग एक पुराना सवाल उछालता है, इतनी मेहनत का फायदा क्या? यह सवाल बहुत खतरनाक है, क्योंकि यह सीधे सोच को नहीं, हिम्मत को निशाना बनाता है। यहां एक बहुत गहरी बात सामने आती है कि इंसान को बदलाव से ज्यादा परेशानी इंतजार से होती है। हम सब अंदर से चाहते हैं कि जैसे ही हम सही करने लगें, जिंदगी भी तुरंत सही हो जाए, लेकिन ऐसा कम ही होता है। सोच और परिणाम के बीच जो खाली जगह होती है, वही असली परीक्षा है। उसी जगह पर ज्यादातर लोग टूटते हैं। एक पंक्ति यहां बहुत असरदार लगती है, मोस्ट पीपल क्विट नॉट बिकॉज इट डजंट वर्क, बट बिकॉज इट डजंट वर्क फास्ट। इसका मतलब यह है कि रास्ता गलत नहीं होता, बस धैर्य कम पड़ जाता है। यह बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन जब आप खुद उस दौर से गुजर रहे होते हैं, तब यह इंतजार बहुत भारी लगता है। रवि के साथ भी यही हो रहा है। कुछ दिन अच्छे जाते हैं, कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब उसे लगता है कि वह बस खुद को बहला रहा है। पुराने लोग, पुरानी बातें, पुरानी तुलना सब फिर से दिमाग में शोर मचाने लगते हैं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी फर्क समझ में आता है। धैर्य का मतलब यह नहीं कि आप हर दिन मोटिवेटेड रहेंगे।
धैर्य का मतलब यह है कि आप अनमोटिवेटेड होकर भी सही दिशा नहीं छोड़ते। यहां एक और सच्ची बात सामने आती है कि हम धैर्य को अक्सर चुपचाप सहने से जोड़ देते हैं, लेकिन असल धैर्य सक्रिय होता है। इसका मतलब है कि आप रोज छोटे छोटे काम करते रहते हैं, भले ही मन साथ न दे। सोच सही है या नहीं, यह रोज की भावनाओं से तय नहीं होता, यह रोज के चुनावों से तय होता है। रवि अब यह सीख रहा है कि हर दिन अच्छा महसूस होना जरूरी नहीं है। पहले वह यही गलती करता था। अगर मन भारी है तो समझता था कि सब गलत चल रहा है। अब वह यह समझने लगा है कि मन का भारी होना भी प्रक्रिया का हिस्सा है। यह कमजोरी नहीं है, यह संकेत है कि वह आराम के दायरे से बाहर है। यहां एक और लाइन आती है जो बहुत राहत देती है, यू डोंट नीड कॉन्फिडेंस टू मूव फॉरवर्ड, यू नीड कमिटमेंट। इसका मतलब यह है कि आगे बढ़ने के लिए हर दिन खुद पर भरोसा होना जरूरी नहीं, बस दिशा पर भरोसा होना जरूरी है। यह फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि भरोसा कभी कभी हिलता है, लेकिन कमिटमेंट टिकता है। व्यावहारिक तौर पर यहां एक बहुत साधारण लेकिन असरदार तरीका सामने आता है। खुद से यह वादा मत करो कि तुम हमेशा मजबूत रहोगे। खुद से यह वादा करो कि तुम दिशा नहीं बदलोगे। बुरे दिन आएंगे, मन टूटेगा, लेकिन फैसला वही रहेगा। यह वादा सोच को स्थिरता देता है। रवि अब जब भी खुद को थका हुआ पाता है तो वह खुद से एक ही सवाल पूछता है, क्या आज मैं वही कर रहा हूं जो पुरानी पहचान वाला इंसान करता? अगर जवाब नहीं है तो वह मान लेता है कि आज का दिन खराब नहीं था, बस शांत था। यह सोच उसे खुद के साथ थोड़ा नरम बना देती है। एक आम गलती की बात यहां भी सामने आती है। लोग धैर्य के नाम पर रुक जाते हैं, कुछ नहीं करते, बस इंतजार करते रहते हैं। लेकिन धैर्य का मतलब ठहराव नहीं है। धैर्य का मतलब है कि आप काम करते रहें, भले ही तालियां न मिले। अब धीरे धीरे रवि को एक अजीब सा बदलाव दिखने लगता है। बाहर की दुनिया भले तुरंत न बदली हो, लेकिन अंदर की बेचैनी कम होने लगी है। पहले वह हर दिन रिजल्ट से खुद को तौलता था, अब वह दिशा से खुद को तौलने लगा है। यह बदलाव बहुत सुकून देने वाला है। इस हिस्से के अंत में एक बहुत शांत लेकिन गहरी सच्चाई सामने आती है कि धैर्य कोई अलग गुण नहीं है, यह सही सोच का साइड इफेक्ट है। जब सोच साफ होती है तो इंसान जल्दी हार नहीं मानता, और जब इंसान जल्दी हार नहीं मानता तो समय भी आखिरकार उसका साथ देने लगता है। अब यहां एक नया सवाल धीरे से उभरता है। अगर धैर्य सोच से पैदा होता है तो क्या सोच हमारी भावनाओं को भी उसी तरह प्रशिक्षित कर सकती है? क्योंकि भावनाएं ही हैं जो सबसे ज्यादा हमें भटकाती हैं। यही सवाल अगली कड़ी में सोच और भावनाओं के रिश्ते को और गहराई से खोलने वाला है। अब यहां आकर बात उस जगह पहुंचती है जहां ज्यादातर लोग अंदर से हारते हैं। सोच और व्यवहार पर तो काम हो जाता है, धैर्य भी किसी तरह टिक जाता है, लेकिन भावनाएं भावनाएं बहुत चालाक होती हैं यार। वे तर्क नहीं सुनती, वे पुराने जख्मों से उठती हैं और सही सोच को भी पल भर में हिला देती हैं। यही वजह है कि यहां यह सवाल उठता है कि अगर सोच इतनी ताकतवर है तो फिर भावनाएं हमें इतना क्यों बहा ले जाती हैं? एक बहुत साफ बात सामने आती है कि भावनाएं दुश्मन नहीं हैं। हम अक्सर यही गलती करते हैं। गुस्सा आया तो खुद से लड़ने लगे, डर आया तो शर्मिंदा होने लगे, उदासी आई तो खुद को कमजोर मानने लगे। लेकिन सच यह है कि भावनाएं संकेत हैं, आदेश नहीं। वे कुछ बताने आती हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हम हर बात मान लें। यही फर्क समझ में आ जाए तो आधी लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। रवि अब इस मोड पर है। बाहर से वह ठीक दिखता है, लेकिन अंदर कई बार अचानक गुस्सा आ जाता है, कभी बिना वजह डर, कभी अजीब सी उदासी। पहले वह सोचता था कि यह सब इसलिए है क्योंकि वह सही नहीं कर रहा। अब उसे धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि ये भावनाएं असल में पुराने पैटर्न की आखिरी कोशिशें हैं खुद को जिंदा रखने की। यहां एक बहुत अहम पंक्ति सामने आती है, इमोशंस आर द लैंग्वेज ऑफ द सबकॉन्शियस। इसका मतलब यह है कि भावनाएं सीधे तर्क से नहीं आती, वे अंदर जमा अनुभवों से आती हैं। जब सोच बदलती है तो अवचेतन मन थोड़ा असहज हो जाता है,
क्योंकि उसकी पुरानी कहानी खतरे में पड़ जाती है। उसी असहजता का नाम कई बार डर, गुस्सा या बेचैनी बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर भावनाएं इतनी गहरी हैं तो उन्हें संभालें कैसे। यहां एक बहुत बड़ा भ्रम टूटता है। भावनाओं को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें रेगुलेट किया जा सकता है। कंट्रोल का मतलब है दबाना, और दबाई गई भावना कहीं न कहीं फटती है। रेगुलेशन का मतलब है महसूस करना, समझना और फिर सही दिशा चुनना। रवि जब पहली बार इस फर्क को समझता है तो उसे थोड़ी राहत मिलती है। अब वह खुद को गुस्सा आने पर बुरा इंसान नहीं मानता। वह बस यह देखता है कि गुस्सा आया है। पहले वह गुस्से में फैसले लेता था, अब वह गुस्से के साथ रुकना सीख रहा है। यह रुकना बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही रुकना भावनाओं और सोच के बीच पुल बनाता है। एक और गहरी बात यहां सामने आती है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पहले भावना बदलेगी, तब सोच बदलेगी। लेकिन असल में उल्टा होता है। सोच बदलती है, तब भावना धीरे धीरे बदलती है। भावना तुरंत नहीं बदलती, क्योंकि वह पुराने अनुभवों की याद लेकर आती है। इसलिए अगर आप सही सोच के बावजूद कुछ समय तक गलत महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत दिशा में हैं। इसका मतलब बस इतना है कि अंदर सफाई चल रही है। यहां एक लाइन बहुत सुकून देती है, फीलिंग बैड डजंट मीन यू आर डूइंग बैड। यानी बुरा महसूस होना इस बात का सबूत नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं। कई बार बुरा महसूस होना इस बात का संकेत होता है कि आप पुराने ढांचे से बाहर निकल रहे हैं। व्यावहारिक तौर पर यहां एक बहुत साधारण लेकिन असरदार तरीका सामने आता है। जब भी कोई तेज भावना आए, डर, गुस्सा, घबराहट, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। बस अपने मन में भावना का नाम लो, जैसे अभी डर है या अभी गुस्सा है। यह नाम लेना बहुत ताकतवर है, क्योंकि जैसे ही आप भावना को नाम देते हैं, आप उससे थोड़ी दूरी बना लेते हैं। अब आप भावना नहीं हैं, आप उसे देख रहे हैं। रवि जब यह करता है तो उसे अजीब सा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वह देखता है कि भावना थोड़ी हल्की हो जाती है। पूरी तरह गायब नहीं होती, लेकिन अब वह उसे बहा नहीं ले जाती। यही फर्क है। भावना का आना इंसान होने की निशानी है, लेकिन भावना में बह जाना आदत की निशानी है। एक आम गलती की बात यहां भी सामने आती है। लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने सही सोच सीख ली है, तो अब उन्हें कभी नेगेटिव भावना नहीं आनी चाहिए, और जब आती है तो खुद को फेल मान लेते हैं। लेकिन सच यह है कि सही सोच भावनाओं को खत्म नहीं करती, वह उनके साथ जीना सिखाती है। यहां एक और सच्चाई सामने आती है कि भावनाएं अक्सर बीते समय की भाषा बोलती हैं। डर आज की स्थिति से नहीं, बल्कि कल की चोट से आता है। गुस्सा आज की बात से नहीं, बल्कि पुरानी बेइज्जती से आता है। जब यह समझ में आने लगता है, तो इंसान खुद के साथ थोड़ा नरम हो जाता है। और यह नरमी कमजोरी नहीं है, यह समझदारी है। रवि अब खुद को यह इजाजत देने लगा है कि वह सब कुछ तुरंत ठीक न करे। वह भावना को आने देता है, उसे सुनता है, लेकिन उसी के आधार पर फैसला नहीं करता। यह अभ्यास आसान नहीं है। कई बार वह फिसलता है, पछताता है, फिर सीखता है। लेकिन अब उसे यह भरोसा हो गया है कि भावना का आना पीछे जाने का संकेत नहीं है। इस हिस्से के अंत में एक बहुत शांत लेकिन गहरी बात उभरती है कि सोच और भावना दुश्मन नहीं है। वे दोनों एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। सोच दिशा देती है और भावना ईंधन। अगर ईंधन ज्यादा गर्म हो जाए तो गाड़ी जल सकती है। अगर दिशा न हो तो गाड़ी भटक जाती है। सही जीवन वही है जहां दिशा भी हो और ईंधन भी संभला हुआ हो। और अब यहां से एक नया सवाल उठता है। अगर सोच और भावना दोनों को समझा जा सकता है, तो क्या बाहरी दुनिया, लोग और परिस्थितियां भी उतनी ताकतवर नहीं रह जाती? यही सवाल अगली कड़ी में हमें बाहरी प्रभाव और अंदरूनी नियंत्रण के रिश्ते तक ले जाने वाला है। अब बात उस मोड़ पर आती है जहां इंसान अक्सर कहता है, सब ठीक है, सोच भी संभल गई, भावना भी समझ में आने लगी, लेकिन दुनिया तो वही है ना, लोग वही हैं, हालात वही हैं, सिस्टम वही है। और यहीं से बाहर की दुनिया को दोष देने की पुरानी आदत फिर से सिर उठाती है। यह हिस्सा उसी टकराव के बारे में है।
अंदर बदले इंसान और बाहर की न बदलती दुनिया के बीच का टकराव। यहां एक बहुत सादा लेकिन तीखा सच सामने आता है कि हम बाहर की दुनिया को जितना ताकतवर मानते हैं उतनी वह होती नहीं है। असली ताकत उसे हम खुद देते हैं, अपनी प्रतिक्रिया के जरिए। लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, यह हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन हम उसका क्या मतलब निकालते हैं यह पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। फर्क बस इतना है कि ज्यादातर लोग इस फर्क को देख ही नहीं पाते। रवि अब इस दौर से गुजर रहा है। पहले वह हर बात को दिल पर ले लेता था। कोई ताना मार दे, कोई तुलना कर दे, कोई शक जता दे, और उसका मन घंटों, कभी दिनों तक उसी में उलझा रहता था। अब उसकी सोच थोड़ी बदली है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जिनकी बातें उसे अंदर तक हिला देती हैं। और यहीं पर यह सवाल उठता है कि अगर सोच और भावना पर काम हो गया है तो फिर कुछ लोग अब भी इतना असर क्यों डालते हैं। यहां एक बहुत अहम बात समझ में आती है कि जो बात हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है वह अक्सर वही होती है जिस पर हमें खुद भी कहीं न कहीं शक होता है। बाहर का व्यक्ति बस उस बटन को दबा देता है जो पहले से लगा हुआ है। अगर अंदर स्पष्टता हो तो बाहर की बात टकराकर लौट जाती है, लेकिन अगर अंदर अधूरापन हो तो वही बात तीर बन जाती है। एक पंक्ति यहां बहुत गहरी लगती है, What triggers you controls you। मतलब जो चीज आपको ट्रिगर करती है असल में वही आपको कंट्रोल कर रही होती है। यह बात सुनकर थोड़ी असहजता होती है, क्योंकि इसका मतलब यह भी है कि हमारा कंट्रोल पूरी तरह बाहर नहीं है, बल्कि अंदर छुपा हुआ है। रवि जब इस पर सोचता है तो उसे एहसास होता है कि कुछ खास तरह की बातें ही उसे तोड़ती हैं। जैसे जब कोई उसकी काबिलियत पर सवाल उठाता है, क्योंकि कहीं न कहीं वह खुद भी अभी उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाया है। यह समझ उसके लिए दर्दनाक भी है और मुक्त करने वाली भी। दर्दनाक इसलिए क्योंकि सच सामने आता है, और मुक्त करने वाली इसलिए क्योंकि अब वह जानता है कि काम कहां करना है। यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझाया जाता है रिस्पॉन्स और रिएक्शन का। रिएक्शन तुरंत होता है, बिना सोचे। रिस्पॉन्स में थोड़ा रुकना होता है, थोड़ा देखना होता है। रिएक्शन पुराने पैटर्न से आता है, रिस्पॉन्स नई सोच से। बाहर की दुनिया हमें रिएक्शन की ओर धकेलती है, लेकिन अंदर की जागरूकता हमें रिस्पॉन्स चुनने की ताकत देती है। रवि अब जब किसी की बात से चुभता है तो वह तुरंत जवाब नहीं देता। कभी कभी वह चुप रह जाता है, कभी बात बदल देता है, और कभी सीधे लेकिन शांत तरीके से अपनी बात रख देता है। बाहर से यह छोटा बदलाव लगता है, लेकिन अंदर यह बहुत बड़ा है, क्योंकि अब वह दूसरों को यह तय नहीं करने दे रहा कि वह कैसा महसूस करेगा। एक आम गलती यहां भी सामने आती है। लोग सोचते हैं कि अंदर मजबूत होने का मतलब है सब कुछ सह जाना, लेकिन सहना और चुनना दो अलग चीजें हैं। सहना मजबूरी से आता है, चुनना ताकत से। अंदर से मजबूत इंसान हर बात सहता नहीं, वह तय करता है कि किस बात को महत्व देना है और किसे जाने देना। यह भी साफ होता है कि दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है। लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, परिस्थितियां भी पूरी तरह हमारे हिसाब से नहीं होंगी। लेकिन जब अंदर का कंट्रोल मजबूत होता है तो बाहर की अनिश्चितता उतनी डरावनी नहीं लगती। पहले जहां रवि हर बातचीत के बाद खुद को छोटा महसूस करता था, अब वह कई बार बस यह सोचकर आगे बढ़ जाता है कि यह उनकी राय है, मेरी सच्चाई नहीं। यहां एक बहुत राहत देने वाली बात उभरती है कि अंदरूनी शांति बाहर की जीत से नहीं आती। वह इस बात से आती है कि अब आपकी भावनाओं की चाबी हर किसी के हाथ में नहीं है। यह चाबी वापस अपने हाथ में लेना ही असली आजादी है। रवि अब भी कभी कभी फिसलता है। कोई बात गहरी चोट कर जाती है, मन खराब हो जाता है, लेकिन फर्क यह है कि अब वह उसी में अटका नहीं रहता। वह जानता है कि बाहर की दुनिया उसका अभ्यास क्षेत्र है, परीक्षा नहीं। हर बातचीत, हर टकराव उसे यह देखने का मौका देता है कि अंदर कितना कंट्रोल बढ़ा है। इस हिस्से के अंत में एक बहुत सधी हुई सच्चाई सामने आती है कि जब आप अंदर से स्थिर होते हैं तो बाहर की दुनिया आपको हिला नहीं पाती, सिर्फ परख पाती है। और यह परख कोई सजा नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि आप बदल रहे हैं।
अब यहां से अगला सवाल धीरे धीरे उभरता है। अगर बाहर की दुनिया अब उतनी ताकतवर नहीं रही, तो क्या अकेलापन, सन्नाटा और खुद के साथ रहना ज्यादा साफ महसूस होने लगता है? क्योंकि जब शोर कम होता है, तब सन्नाटा बोलने लगता है। यही सन्नाटा अगली कड़ी में हमें खुद से रिश्ते की गहराई तक ले जाने वाला है। अब जब बाहर का शोर थोड़ा कम होने लगता है, तब एक अजीब सी चीज सामने आती है, सन्नाटा। और यह सन्नाटा बहुत लोगों को डराता है, क्योंकि जब तक बाहर की आवाजें थीं, तब तक ध्यान बंटा हुआ था। अब जब वे धीमी पड़ने लगती हैं, तो खुद की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। यही वह जगह है जहां बहुत से लोग वापस पुराने शोर में भाग जाते हैं। रवि अब इसी दौर में है। पहले लोग तुलना, ताने और परिस्थितियां उसका ध्यान खींच लेती थीं। अब वह उन पर तुरंत रिएक्ट नहीं करता। नतीजा यह हुआ कि उसके पास खुद के साथ रहने का वक्त बढ़ गया है, और इस वक्त में उसे कई ऐसे सवाल सुनाई देने लगे हैं जिन्हें वह सालों से टालता आया था। यह सवाल न तो बहुत तेज हैं, न बहुत डरावने, लेकिन बहुत सच्चे हैं। यहां एक बहुत गहरी बात समझ में आती है कि हम अक्सर अकेलेपन से नहीं, खुद से डरते हैं। जब हम खुद के साथ बैठते हैं, तो हमें अपनी अधूरी इच्छाएं, दबे हुए गुस्से और वे फैसले दिखने लगते हैं जिन्हें हमने नहीं लिया। शोर इन सब पर पर्दा डाल देता है, सन्नाटा पर्दा हटा देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सन्नाटा जरूरी है? जवाब यही है कि हां। अगर सोच को सच में मजबूत बनाना है, तो खुद के साथ बैठना सीखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप खुद से भागते रहेंगे, तब तक कोई भी सोच स्थिर नहीं रह पाएगी। बाहर से सब ठीक दिखेगा, लेकिन अंदर कुछ कच्चा ही रहेगा। रवि को शुरुआत में यह सन्नाटा बहुत भारी लगता है। मोबाइल बंद करते ही बेचैनी, अकेले बैठते ही अजीब सी घबराहट। पहले वह इसे कमजोरी समझता था। अब उसे समझ आने लगा है कि यह कमजोरी नहीं, अभ्यास की कमी है। सालों तक उसने खुद से दूर रहना सीखा था, अब पास रहना सीख रहा है। यहां एक सुकून देने वाली बात सामने आती है कि खुद के साथ रहना कोई उदासी नहीं है, यह स्पष्टता है। जब आप खुद से ईमानदारी से मिलते हैं, तब आप यह जान पाते हैं कि आपको सच में क्या चाहिए और क्या सिर्फ आदत में चाहते रहे हैं। सोच को दिशा देने के लिए यह स्पष्टता बहुत जरूरी है। एक पंक्ति यहां बहुत असर करती है, साइलेंस इज वेयर क्लैरिटी लाइव्स। मतलब सन्नाटा खाली नहीं होता, वह भरा हुआ होता है समझ से। लेकिन यह समझ धीरे धीरे आती है, पहली बार में नहीं, 10वीं बार में भी नहीं। लेकिन अगर आप रुकते रहते हैं, तो एक दिन अचानक चीजें साफ दिखने लगती हैं। रवि अब कभी कभी बिना किसी वजह के बस बैठ जाता है, न कुछ सुनता है, न कुछ करता है। पहले यह उसे समय की बर्बादी लगती थी। अब उसे लगने लगा है कि यही समय उसे अंदर से जोड़ रहा है। यहीं पर वह नोटिस करता है कि उसकी कई पुरानी चाहतें असल में उसकी नहीं थीं, बस दूसरों की उम्मीदें थीं। यह समझ थोड़ी कड़वी होती है, क्योंकि जब आप यह जान लेते हैं कि आप क्या नहीं चाहते, तो आपको यह भी मानना पड़ता है कि आप कितना समय गलत चीजों में लगाया। यहां पछतावा आता है, गुस्सा भी आता है, लेकिन फर्क यह है कि अब वह गुस्सा खुद को सजा देने में नहीं, खुद को समझने में बदलने लगता है। एक आम गलती यहां भी सामने आती है। लोग सन्नाटे में जाकर बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, हर बात को विश्लेषण में घुमा देते हैं। लेकिन खुद के साथ रहने का मतलब ओवरथिंकिंग नहीं है। इसका मतलब है बिना जजमेंट के देखना, जो है उसे वैसा ही देखना, न सही न गलत, बस सच। रवि यह सीख रहा है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, कुछ सवालों के साथ रहना पड़ता है। पहले वह हर अधूरी बात से घबराता था, अब वह अधूरेपन को सहना सीख रहा है, और यही सहनशीलता सोच को गहराई देती है। यहां एक बहुत शांत लेकिन मजबूत सच्चाई सामने आती है कि जो इंसान खुद के साथ शांति से रह सकता है, उसे दुनिया से लगातार कुछ पाने की जल्दी नहीं रहती। उसकी सोच में एक ठहराव आ जाता है, और यह ठहराव उसे भटकने से बचाता है। इस हिस्से के अंत में एक नया मोड़ आता है। जब इंसान खुद के साथ सहज होने लगता है, तब उसके फैसले बदलने लगते हैं। वह कम भीड़ की दिशा में चलता है, कम शोर वाली जिंदगी चुनता है।
और यहीं से अगला सवाल उठता है, अगर सोच साफ हो जाए और खुद से रिश्ता ठीक हो जाए तो क्या हमारे लक्ष्य और सपने भी अपने आप बदल जाते हैं? यही सवाल अगली कड़ी में सोच और उद्देश्य के रिश्ते को खोलने वाला है। अब जब खुद के साथ रिश्ता थोड़ा साफ होने लगता है, तब एक और परत अपने आप खुलती है उद्देश्य की। क्योंकि अब सवाल यह नहीं रहता कि मैं क्या कर सकता हूं, बल्कि यह बन जाता है कि मैं करना क्या चाहता हूं। फर्क बहुत गहरा है। पहले के हिस्सों में रवि ज्यादातर प्रतिक्रिया में जी रहा था, हालात के हिसाब से, लोगों की उम्मीदों के हिसाब से। अब जब शोर कम है तो अंदर की आवाज थोड़ी साफ सुनाई देने लगी है। यहां एक बहुत सच्ची बात सामने आती है कि ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य खुद नहीं चुनते, वे उन्हें उठा लेते हैं समाज से, परिवार से, तुलना से। इसलिए लक्ष्य पाने के बाद भी खालीपन रह जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर लक्ष्य मिल जाए और फिर भी मन भरा न हो तो फिर मेहनत का मतलब क्या? यही सवाल इस हिस्से की नींव है। रवि अब खुद से यह पूछने लगा है कि वह जो चाहता है क्या सच में उसका है या बस आदत में चाहता रहा है। पहले उसे लगता था कि ज्यादा पैसा, ज्यादा पहचान ही सफलता है। अब जब वह थोड़ी शांति महसूस कर रहा है तो उसे एहसास होता है कि वह हर कीमत पर दौड़ना नहीं चाहता। यह एहसास डराता भी है, क्योंकि अब तक उसकी पूरी सोच इसी दौड़ के आसपास घूमती थी। यहां एक बहुत गहरी पंक्ति सामने आती है, क्लैरिटी डजंट गिव यू मोर डिजायर्स, इट रिमूव्स द अननेसेसरी वंस। इसका मतलब यह है कि साफ सोच आपको ज्यादा लालची नहीं बनाती, वह आपको हल्का बनाती है। जब गैर जरूरी इच्छाएं गिरती हैं, तब जो बचता है वही असली होता है। अब एक आम भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं कि उद्देश्य का मतलब कोई बहुत बड़ा मिशन होना चाहिए, दुनिया बदलना, इतिहास बनाना। लेकिन सच यह है कि उद्देश्य का मतलब है वह काम जिसे करते हुए आप अंदर से टूटते नहीं हैं, वह दिशा जिसमें चलते हुए आप खुद से दूर नहीं जाते। यह बहुत निजी चीज है, तुलना की नहीं। रवि को अब यह साफ दिखने लगता है कि उसे किस तरह का जीवन नहीं चाहिए। पहले उसे यही नहीं पता था। अब यह नकारात्मक ज्ञान भी बहुत ताकतवर बन जाता है, क्योंकि जब आपको पता होता है कि आप क्या नहीं चाहते तो आप बहुत सी गलत दिशाओं में जाने से बच जाते हैं। यहां एक और राहत देने वाली बात सामने आती है कि उद्देश्य स्थिर नहीं होता, वह उम्र, अनुभव और सोच के साथ बदलता है। इसलिए अगर आज आपको कुछ अलग चाहिए और कल कुछ और, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप अस्थिर हैं, इसका मतलब यह है कि आप ईमानदार हैं। सोच की परिपक्वता यही है कि वह बदलाव को स्वीकार करती है। रवि अब अपने फैसलों को नए पैमाने से तौलने लगा है। पहले सवाल होता था, लोग क्या कहेंगे? अब सवाल होता है, क्या यह मुझे अंदर से खोखला करेगा या मजबूत? यह पैमाना बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर बहुत साफ महसूस होता है। एक आम गलती यहां भी सामने आती है। लोग उद्देश्य खोजने के चक्कर में हर दिन बेचैन रहते हैं। लेकिन उद्देश्य कोई खजाना नहीं है जो एक दिन मिल जाएगा। वह धीरे धीरे बनता है, रोज के चुनावों से। आज आपने क्या चुना, किससे समझौता किया और किससे नहीं, यही उद्देश्य को आकार देता है। रवि अब यह स्वीकार करने लगा है कि उसे हर चीज का जवाब अभी नहीं चाहिए। पहले वह बहुत जल्दी निष्कर्ष पर पहुंच जाता था। अब वह सवालों के साथ चलना सीख रहा है, और यही चलना उसे हल्का बना रहा है। यहां एक बहुत शांत लेकिन सच्ची बात सामने आती है कि जब सोच साफ होती है तो लक्ष्य बोझ नहीं लगते, वे दिशा बन जाते हैं। और दिशा होने का मतलब यह नहीं कि रास्ता आसान हो जाएगा, बल्कि यह है कि रास्ता बेमतलब नहीं लगेगा। इस हिस्से के अंत में एक नया सवाल उभरता है, जब उद्देश्य अंदर से चुना जाता है तो उसे दुनिया के सामने कैसे जिया जाए? क्योंकि दुनिया तो फिर भी सवाल करेगी, परखेगी और कभी कभी मजाक भी उड़ाएगी। तो क्या अंदर की स्पष्टता बाहर के दबाव को झेल पाएगी? यही सवाल हमें अगले हिस्से में सोच, उद्देश्य और साहस के रिश्ते तक ले जाने वाला है। अब यहां से बात उस जगह पहुंचती है जहां सोच और उद्देश्य को असली परीक्षा देनी पड़ती है, साहस की। क्योंकि अंदर की स्पष्टता तब तक ही सुरक्षित लगती है जब तक वह सिर्फ अंदर है। जैसे ही आप उसे बाहर जीना शुरू करते हैं,
दुनिया प्रतिक्रिया देती है। सवाल पूछे जाते हैं, शक जताए जाते हैं और कई बार मजाक भी उड़ाया जाता है। यहीं पर यह साफ होता है कि उद्देश्य समझना और उद्देश्य जीना, ये दो अलग बातें हैं। रवि अब इस मोड पर है। उसे अंदर से पता है कि वह क्या नहीं करना चाहता और किस दिशा में जाना चाहता है। लेकिन जैसे ही वह इस दिशा में छोटे छोटे फैसले लेने लगता है, बाहर से आवाजें आने लगती हैं। कोई कहता है यह रिस्क है, कोई कहता है यह बेवकूफी है, कोई बस चुपचाप दूरी बना लेता है। और यहीं पर डर का नया रूप सामने आता है, अकेले पड़ जाने का डर। यहां एक बहुत गहरी बात सामने आती है कि इंसान को सबसे ज्यादा डर असफल होने से नहीं, बल्कि अलग दिखने से लगता है। क्योंकि अलग दिखने का मतलब है भीड़ से बाहर खड़ा होना, और भीड़ हमें सुरक्षा का भ्रम देती है। लेकिन वही भीड़ अक्सर हमें वह जिंदगी जीने पर मजबूर करती है जो हमारी नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हर बार अलग होना जरूरी है? जवाब यह नहीं है। बात अलग होने की नहीं, ईमानदार होने की है। अगर आपकी दिशा सच में वही है जो अंदर से सही लगती है, तो उसे जीने के लिए थोड़ा साहस चाहिए ही। बिना साहस के स्पष्टता भी धीरे धीरे घुटने लगती है। रवि यह महसूस करता है कि सबसे मुश्किल बात दुनिया को समझाना नहीं है। सबसे मुश्किल बात है खुद को समझाते रहना, जब बाहर से कोई समर्थन नहीं मिल रहा हो। पहले वह हर फैसले पर तालियों की उम्मीद करता था। अब उसे समझ आने लगा है कि कई सही फैसले चुप्पी में लिए जाते हैं। यहां एक बहुत राहत देने वाली सच्चाई सामने आती है कि साहस का मतलब डर का न होना नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद चलना। अगर डर पूरी तरह चला जाए तो वह लापरवाही बन जाता है। डर का होना बताता है कि आप कुछ नया और असली कर रहे हैं। रवि अब अपने डर को अलग नजर से देखने लगा है। पहले डर उसे रोक देता था, अब डर उसे यह बताने लगा है कि यह फैसला मायने रखता है। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म है, लेकिन बहुत ताकतवर है। एक आम गलती यहां भी सामने आती है। लोग सोचते हैं कि साहस दिखाने का मतलब है सब कुछ छोड़ देना, रिश्ते, सुरक्षा, आराम। लेकिन असली साहस अक्सर छोटे कदमों में दिखता है। हर चीज तोड़ देना बहादुरी नहीं है। कई बार धीरे धीरे अपनी जगह बनाना ज्यादा साहस मांगता है। रवि भी यही कर रहा है। वह अचानक सब कुछ नहीं बदलता। वह बस इतना करता है कि जिन चीजों से उसका रिश्ता खत्म हो चुका है, वहां वह दिखावा बंद कर देता है। वह उन कामों को हां नहीं कहता जो उसे अंदर से खाली कर देते हैं। यह न कहना बाहर से साधारण लगता है, लेकिन अंदर से बहुत बड़ा होता है। यहां एक बहुत गहरी पंक्ति सामने आती है, करेज इज द एबिलिटी टू डिसअपॉइंट अदर्स विदाउट डिसअपॉइंटिंग योरसेल्फ। इसका मतलब यह है कि अगर हर बार आप दूसरों को खुश रखने के लिए खुद को तोड़ रहे हैं, तो वह शांति नहीं है। साहस वही है जहां आप खुद के साथ विश्वासघात नहीं करते। रवि अब धीरे धीरे यह स्वीकार करने लगा है कि कुछ लोग उसकी यात्रा में साथ नहीं चलेंगे। पहले यह सोच उसे दुखी करती थी, अब वह इसे स्वाभाविक मानने लगा है, क्योंकि हर कोई हर रास्ते पर नहीं चल सकता। यह समझ उसे अंदर से स्थिर बना रही है। इस हिस्से के अंत में एक बहुत शांत लेकिन मजबूत बात सामने आती है कि जब सोच साफ, उद्देश्य ईमानदार और साहस मौजूद हो, तब भले ही रास्ता आसान न हो, लेकिन अंदर एक सीधी रीढ़ बन जाती है। आप झुक सकते हैं, लेकिन टूटते नहीं हैं। और यहीं से अगला सवाल जन्म लेता है, अगर अंदर इतनी मजबूती आ जाए, तो असफलता का मतलब क्या रह जाता है? क्या वह अब भी डराने वाली होती है? यही सवाल हमें अगले हिस्से में सोच और असफलता के रिश्ते की असली समझ तक ले जाने वाला है। अब यहां आकर असफलता का चेहरा बदलने लगता है। जो चीज कभी डर बनकर सामने खड़ी रहती थी, वही अब सवाल बन जाती है। क्योंकि जब सोच साफ हो, उद्देश्य अंदर से चुना गया हो और साहस धीरे धीरे मजबूत हो रहा हो, तब असफलता उतनी भयानक नहीं लगती। दर्द होता है, निराशा आती है, लेकिन डर का जहर कम हो जाता है। और यही इस हिस्से का असली मोड़ है। रवि अब उस स्टेज पर है जहां वह कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन हर बार जीत नहीं मिल रही। कुछ चीजें नहीं चलती, कुछ फैसले गलत निकलते हैं।
पहले ऐसे मौकों पर वह खुद को ही दोषी ठहराता था। मैं ही गलत हूं, मुझ में ही कमी है। अब वही पल आते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया बदलने लगी है। अब सवाल यह नहीं होता कि मैं क्यों फेल हुआ, बल्कि यह होता है कि यहां से मैंने क्या सीखा। यहां एक बहुत सच्ची बात सामने आती है कि असफलता अपने आप में समस्या नहीं है। समस्या यह है कि हम उसे क्या मतलब दे देते हैं। अगर असफलता का मतलब आपने यह बना लिया कि आप नाकाम हैं, तो वह आपको तोड़ देगी। अगर असफलता का मतलब आपने यह बनाया कि तरीका काम नहीं आया, तो वह आपको सिखा देगी। फर्क सिर्फ मतलब का है। एक पंक्ति यहां बहुत गहराई से असर करती है। फेलियर इज इंफॉर्मेशन, नॉट अ वर्डिक्ट। यानी असफलता कोई फैसला नहीं सुनाती, वह सिर्फ जानकारी देती है। लेकिन जानकारी तभी काम आती है जब हम उसे शांत दिमाग से देखें। घबराहट में देखी गई असफलता हमेशा ज्यादा डरावनी लगती है। रवि अब अपनी असफलताओं को छुपाने की कोशिश नहीं करता। पहले वह उन्हें नजरअंदाज करता था या दूसरों पर डाल देता था। अब वह उन्हें देखता है, स्वीकार करता है और आगे बढ़ता है। यह प्रक्रिया आसान नहीं है। कई बार उसे शर्म आती है, गुस्सा भी आता है, लेकिन अब वह इन भावनाओं को खुद की पहचान नहीं बनाता। यहां एक और बड़ा भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं कि मजबूत इंसान को असफलता से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच यह है कि मजबूत इंसान को फर्क पड़ता है, बस वह उसी में फंसता नहीं है। उसे चोट लगती है, लेकिन वह खुद को उसी चोट में परिभाषित नहीं करता। रवि अब यह समझने लगा है कि असफलता का दर्द ज्यादातर इसलिए होता है क्योंकि हम परिणाम को अपने मूल्य से जोड़ लेते हैं। अगर काम नहीं चला, तो खुद को कम समझ लेते हैं। जब यह जोड़ टूटने लगता है, तब असफलता भी हल्की हो जाती है। एक आम गलती यहां भी सामने आती है। लोग असफलता के बाद या तो खुद को बहुत सख्त बना लेते हैं या बहुत नरम। दोनों ही रास्ते नुकसानदेह हैं। बहुत सख्ती इंसान को तोड़ देती है और बहुत नरमी उसे वहीं रोक देती है। सही रास्ता है ईमानदारी गलती को मानना, लेकिन खुद को कुचलना नहीं। रवि अब अपनी गलतियों के साथ बैठना सीख रहा है। पहले वह उनसे भागता था। अब वह उन्हें देखता है, लिखता है और समझने की कोशिश करता है। यह अभ्यास उसे यह सिखा रहा है कि हर असफलता में एक पैटर्न छुपा होता है, और पैटर्न दिखने लगे तो सुधार संभव हो जाता है। यहां एक बहुत राहत देने वाली सच्चाई सामने आती है कि ज्यादातर लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वे एक परफेक्ट कोशिश का इंतजार करते हैं। लेकिन परफेक्ट कोशिश नाम की कोई चीज नहीं होती। हर कोशिश अधूरी होती है, और वही अधूरापन आगे का रास्ता दिखाता है। रवि अब कोशिश करने से पहले खुद से यह नहीं पूछता कि मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। वह खुद से यह पूछता है कि अगर फेल हुआ तो क्या मैं उससे सीख पाऊंगा। यह सवाल ही डर की दिशा बदल देता है। इस हिस्से के अंत में एक बहुत गहरी लेकिन शांत समझ बनती है कि असफलता रास्ते का अंत नहीं है, वह रास्ते का हिस्सा है। जब सोच यह स्वीकार कर लेती है, तब असफलता आपको रोकती नहीं, बस थोड़ी देर धीमा करती है। और यह धीमापन भी कई बार जरूरी होता है ताकि आप अगला कदम ज्यादा समझदारी से उठा सकें। अब यहां से अगला सवाल जन्म लेता है। अगर असफलता से डर कम हो जाए, तो क्या सफलता का मतलब भी बदल जाता है? क्योंकि शायद अब जीत सिर्फ बाहर की नहीं, अंदर की भी हो सकती है। यही सवाल अगले हिस्से में हमें सोच और सफलता की नई परिभाषा तक ले जाने वाला है। अब जब असफलता का डर थोड़ा ढीला पड़ जाता है, तब सफलता अपने आप सवालों के घेरे में आ जाती है। क्योंकि अब जीत सिर्फ यह नहीं रह जाती कि क्या मिला, बल्कि यह बन जाती है कि उसे पाने में आप कैसे बने। पहले रवि के लिए सफलता एक तस्वीर थी, पद, पैसा, तारीफ। अब वह तस्वीर धुंधली पड़ने लगी है और उसकी जगह एक एहसास ले रहा है। एक ऐसा एहसास कि अगर कुछ हासिल करके भी अंदर खाली रह गए तो वह जीत अधूरी है। यहां एक बहुत सच्ची बात सामने आती है कि ज्यादातर लोग सफलता को बाहरी पैमाने से मापते हैं, क्योंकि अंदर का पैमाना उन्हें सिखाया ही नहीं गया। स्कूल, समाज, तुलना सब ने यही बताया कि जीत वही है जो दिखे। लेकिन जब सोच पर काम होता है तो यह समझ आने लगती है कि जो दिखता है वही सब कुछ नहीं होता।
रवि अब अपने छोटे छोटे दिनों को अलग नजर से देखने लगा है। पहले वह दिन तभी अच्छा मानता था जब कुछ बड़ा हासिल हो जाए। अब वह दिन भी अच्छा लगने लगा है जब उसने खुद से झूठ नहीं बोला, जब उसने किसी ऐसे काम को हां नहीं कहा जो उसे अंदर से तोड़ देता। यह बदलाव बाहर से अदृश्य है, लेकिन अंदर बहुत ठोस है। यहां एक गहरी पंक्ति उभरती है, सक्सेस विदाउट अलाइनमेंट इज एग्जॉस्शन। मतलब अगर सफलता आपकी सोच और उद्देश्य के साथ तालमेल में नहीं है तो वह आपको थका देगी। कई लोग बाहर से बहुत सफल दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। यह टूटन तब आती है जब आप लगातार अपने खिलाफ जी रहे होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसका मतलब यह है कि बाहरी सफलता बेकार है? नहीं, फर्क बस यह है कि अब वह लक्ष्य नहीं, परिणाम बन जाती है। जब आप सही दिशा में चलते हैं तो कुछ न कुछ बाहर भी बदलता है, लेकिन अब बाहर का बदलना आपके मूल्य का प्रमाण नहीं होता, वह बस एक संकेत होता है। रवि अब अपने काम को नए नजरिए से देखता है। पहले वह सिर्फ परिणाम के लिए मेहनत करता था, अब वह प्रक्रिया में भी मौजूद रहने लगा है। इसका मतलब यह नहीं कि वह सुस्त हो गया है, इसका मतलब यह है कि वह भाग नहीं रहा। और जो इंसान भागते हुए काम करता है वह बहुत जल्दी थक जाता है। एक आम भ्रम यहां भी टूटता है। लोग सोचते हैं कि अगर अंदर शांति आ गई तो महत्वाकांक्षा खत्म हो जाएगी, लेकिन सच यह है कि शांति महत्वाकांक्षा को साफ करती है। दिखावे की दौड़ हट जाती है और असली चाह बच जाती है। अब लक्ष्य कम होते हैं लेकिन गहरे होते हैं। रवि को अब यह साफ दिखने लगा है कि उसे हर लड़ाई नहीं लड़नी। पहले वह हर तुलना में कूद पड़ता था, अब वह चुनता है कि किस खेल में उतरना है। यह चयन ही उसकी नई सफलता है, क्योंकि हर जीती हुई लड़ाई से ज्यादा जरूरी है सही लड़ाई चुनना। यहां एक और राहत देने वाली बात सामने आती है कि सफलता कोई स्थायी अवस्था नहीं है, वह आती है, जाती है। अगर आप उसे पकड़कर बैठ गए तो डर बढ़ जाएगा, अगर आप उसे बहने दिया तो स्थिरता आएगी। सोच का संतुलन यही है, असफलता में डूबना, न सफलता में खो जाना। रवि अब जब कुछ अच्छा होता है तो वह उसे महसूस करता है, लेकिन उस पर टिकता नहीं। पहले वह डरता था कि कहीं यह चला न जाए, अब वह जानता है कि जो टिकाऊ है वह बाहर नहीं, अंदर है। इस हिस्से के अंत में एक बहुत शांत लेकिन परिपक्व समझ उभरती है कि असली सफलता वह नहीं है जो आपको दूसरों से आगे कर दे, बल्कि वह है जो आपको खुद के करीब ले आए। जब सोच, भावना, उद्देश्य और साहस एक दिशा में चलने लगते हैं, तब जिंदगी जीत हार की दौड़ नहीं लगती, बल्कि एक अर्थपूर्ण यात्रा लगने लगती है। और अब यहां से आखिरी सवाल सामने आता है। अगर यह सब समझ आ जाए तो इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे जिया जाए बिना फिर से पुराने पैटर्न में फिसले? यही सवाल अंतिम हिस्से में हमें सोच को जीवन शैली बनाने की ओर ले जाने वाला है। अब यह यात्रा वहां आकर ठहरती है जहां सवाल बहुत साधारण है, लेकिन जवाब पूरी जिंदगी मांगता है। समझ तो बहुत कुछ आ गया, सोच कैसे काम करती है, भावना कैसे बहकाती है, पहचान कैसे बनती है, उद्देश्य कैसे चुना जाता है, असफलता और सफलता का मतलब कैसे बदलता है। लेकिन असली सवाल यह है कि यह सब रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे जिया जाए, क्योंकि असली चुनौती ज्ञान नहीं है, निरंतरता है। रवि अब किसी ऊंचे पहाड़ पर खड़ा हुआ कोई बदला हुआ इंसान नहीं है। वह वही है, उसी शहर में, उसी जिंदगी में, उन्हीं जिम्मेदारियों के साथ। फर्क बस इतना है कि अब वह जागा हुआ है, और जागे हुए इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होती है कि वह फिर से सो न जाए, क्योंकि पुराने पैटर्न बहुत चालाक होते हैं। वे शोर नहीं मचाते, वे धीरे धीरे लौटते हैं। यहां एक बहुत सादा लेकिन कड़वा सच सामने आता है कि सोच को जीवन शैली बनाने का मतलब है हर दिन खुद को याद दिलाना। कोई बड़ी मोटिवेशनल स्पीच नहीं, कोई नया लक्ष्य नहीं, बस रोज का छोटा सा सच। आज मैं कैसे सोच रहा हूं, आज मैं किस बात पर रिएक्ट कर गया, आज मैंने कहां खुद से समझौता किया और कहां खुद के साथ खड़ा रहा। रवि अब यह नहीं मानता कि एक बार समझ लेने से काम खत्म हो गया। वह जानता है कि समझना शुरुआत थी, असली काम है जीना।
इसलिए उसने अपने दिन को बहुत साधारण नियमों से बांध लिया है। बहुत भारी नियम नहीं, बस ईमानदार। अगर मन भारी है तो वह उसे मान लेता है। अगर डर है तो वह उसे छुपाता नहीं। अगर गलती हुई है तो वह उसे नजरअंदाज नहीं करता। यही ईमानदारी धीरे धीरे उसकी नई आदत बन गई है। यहां एक बहुत राहत देने वाली बात साफ होती है कि सोच को जीवन शैली बनाने का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा सही रहेंगे। इसका मतलब यह है कि आप गलत होकर भी जागरूक रहेंगे। पहले गलती होती थी और इंसान उसी में खो जाता था। अब गलती होती है लेकिन वह खुद को वापस खींच लाता है। यही फर्क है। रवि अब हर सुबह खुद से यह नहीं पूछता कि आज मैं कितना सफल रहूंगा। वह खुद से यह पूछता है कि आज मैं कितना सच्चा रहूंगा। यह सवाल उसे जमीन पर रखता है, क्योंकि सच्चाई हर दिन संभव है लेकिन सफलता हर दिन नहीं। और जो इंसान सच्चाई पकड़ लेता है वह देर सवेर दिशा भी पकड़ लेता है। एक आम गलती यहां आखिरी बार सामने आती है। लोग सोचते हैं कि सोच पर काम करने का मतलब है दुनिया से कट जाना। लेकिन सच यह है कि सही सोच आपको दुनिया में और बेहतर तरीके से जोड़ती है। आप रिश्तों से भागते नहीं, उनमें साफ होते हैं। आप जिम्मेदारियों से बचते नहीं, उन्हें होश में निभाते हैं। रवि अब अपने रिश्तों में भी यह बदलाव देखता है। वह सबको खुश करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन बेवजह किसी को चोट भी नहीं पहुंचाता। वह हर बहस नहीं जीतता, लेकिन हर बार खुद को भी नहीं हारने देता। यह संतुलन धीरे धीरे आता है और यही संतुलन जीवन को टिकाऊ बनाता है। यहां एक बहुत शांत लेकिन अंतिम सच्चाई सामने आती है कि सोच कोई मंजिल नहीं है, वह एक अभ्यास है। जैसे सांस लेना। आप एक दिन सांस लेकर नहीं कह सकते कि अब काफी है। सोच भी वैसी ही है, हर दिन नई, हर दिन ताजा। रवि अब इस सच के साथ जी रहा है कि जिंदगी कभी पूरी तरह समझ में नहीं आएगी, और यही उसकी सबसे बड़ी राहत है, क्योंकि अब उसे सब कंट्रोल नहीं करना, उसे बस जागरूक रहना है, और जागरूक रहना ही असली आजादी है। आखिर में यह समझ बहुत गहरी होकर बैठ जाती है कि सोच की ताकत किसी जादू में नहीं है। उसकी ताकत इस बात में है कि वह आपको खुद से दूर नहीं जाने देती। जब इंसान खुद के करीब रहता है तो जिंदगी चाहे जैसी भी हो वह संभाल लेता है, और शायद यही इस पूरी यात्रा का सार है। सोच बदलने का मतलब दुनिया बदलना नहीं है। सोच बदलने का मतलब है खुद को ऐसा बना लेना कि दुनिया जैसी भी हो आप टूटे बिना उसमें चल सकें। यहीं यह कहानी खत्म नहीं होती, यहीं से हर सुनने वाले की अपनी कहानी शुरू होती है।